फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर योर बेसिक राइट्स। व्हाट इज फंडामेंटल? फंडामेंटल मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब ही है बेसिक, है ना? जो फंडामेंटल हो, जो बेसिक हमारी नीड्स के लिए। सो ये यूएस बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है। हाँ, पता है कि पार्ट 3 में है, आर्टिकल 2 से 35 तक होता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि मैग्ना कार्टा क्या था? यूएस का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जिसके थ्रू रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। ओके, ये पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करता है, वहीं पे इकोनॉमिक एंड सोशल, इन फ्रीडम को हमारा करता है डीपीएसपी सिक्योर, ठीक है। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है। अब कुछ बात कर लेते हैं हॉट टॉपिक्स की, इसके हॉट पॉइंट्स की। तो ये नेगेटिव इन नेचर होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। नेगेटिव होते हैं क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसको? स्टेट को, कि वो अपनी फुल पावर यूज ना करें, अपनी अनलिमिटेड पावर यूज ना करें। वो बताते हैं कि क्या नहीं करना है। वहीं पे जब हम डीपीएसपी एंड, एक सेकेंड, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की जब बात करते हैं तो पॉजिटिव होते हैं। वो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, क्योंकि वो बताते हैं स्टेट को एंड हमको, सिटीजन्स को, कि क्या करना है। वही भी फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हें बताते हैं कि क्या नहीं करना है, वो रोकते हैं उन्हें करने से, ठीक है। ओके, फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है यार? फंडामेंटल तो समझो, एक अच्छी डिग्निफाइड और एक ऑलराउंड डेवलपमेंट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फंडामेंटल राइट्स। ये एब्सोल्यूट नहीं होते नेचर में। यार एक सेकंड, नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड किया जा सकता है कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना? नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, अगर नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है हमारा। आर्टिकल 19 क्या है आगे बताएंगे। राइट टू फ्रीडम होता है। बट ध्यान रखना, जो आर्टिकल 20 है एंड 21 है, ये सस्पेंड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ है ना? राइट टू लाइफ को तुम सस्पेंड नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये एब्सोल्यूट नहीं होते नेचर में, नेगेटिव होते हैं, और ये इनफोर्सिएबल होते हैं। यानी कि कोई भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन करेगा, उनको हार्म करेगा, तो तुम उसको लेके कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। ये इनफोर्सिएबल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यार, एक हमारा राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया है ना, डिलीटेड। कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में आया था, उसको डिलीट कर दिया गया था और उसको एक लीगल राइट बना दिया है। सो पहले हमारे पास 7 थे, अब सिर्फ 6 रह रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, जैसा मैंने बताया कि अभी करंटली हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 थे। कौन कौन सा तुम देख सकते हो, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। आर्टिकल 12, ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज आर्टिकल 12? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट होता क्या है। सो स्टेट में क्या होता है, देखो, स्टेट में तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव एट यूनियन लेवल, ठीक है। सेम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एट स्टेट लेवल, ठीक है। देन योर लोकल अथॉरिटीज, जैसे पंचायत हो गया तुम्हारा, है ना, म्यूनसिपैलिटीज हो गया, एंड अदर अथॉरिटीज। इस टर्म को याद रखना, अदर अथॉरिटीज। सो अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो तुम्हारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, अदर देन योर जुडिशरी। जुडिशरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि कोर्ट आती है कैसे नहीं, क्योंकि तुमने बोला भैया, आपने बोला कि जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होती है। देखो, कोर्ट का थोड़ा सा अलग सीन है। कोर्ट के कई फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन होता है उसका जुडिशियल वाला, ठीक है। तो जब वो जुडिशियल फंक्शन करेगी, तो वो स्टेट में नहीं मानी जाएगी, उसको स्टेट नहीं माना जाएगा। बट वहीं पे जब वो नॉन जुडिशियल फंक्शंस करेगी, ठीक है, नॉन जुडिशियल फंक्शंस, तो उसको हम स्टेट कंसिडर करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। आर्टिकल 12 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट की डेफिनेशन बताता है। वहीं पे आर्टिकल 36 है एक, जो डीपीएसपी में भी एक स्टेट की डेफिनेशन आएगी। आर्टिकल 36 उसको बताएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या इसका मतलब? ये है कि एवरी लॉ
शुड बी कंसिस्टेंट यार। कंसिस्टेंट किसके? विद कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कोई भी लॉ अगर बनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट रहना चाहिए। वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहा है तो उस लॉ को हम नल एंड वॉइड मानेंगे। इसके 2 क्लॉज होते हैं। एक होता है 13 का 1 क्लॉज, इसमें आता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। तो यहाँ पे जो भी ऐसे लॉज बनाए गए थे जो कि वॉयलेट कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स को, तो उनको डिक्लेयर कर दिया गया था नल एंड वॉइड। ठीक है। देन 13 का सेकंड जो क्लॉज था, उसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के अंदर क्या था? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो उसके अंदर ये था तुम्हारा कि 13 आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 रोकता है गवर्नमेंट को ऐसे लॉ बनाने से, प्रोहिबिट्स स्टेट इन मेकिंग सच लॉज जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हो। ठीक है, ये है बेसिक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो, तो एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसका मतलब क्या है? देखो, जो भी इनकंसिस्टेंट लॉज होते हैं, ठीक है, कोई भी इनकंसिस्टेंट लॉ है, इनकंसिस्टेंट लॉ, उसको तुम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हो, बट एक्चुअली में होता क्या है? वो सिर्फ ओवरशैडो होते हैं, ओवर शेडोड बाई फंडामेंटल राइट्स। वो ओवरशैडो होते हैं। जिस दिन भी वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे, कभी भी कंसिस्टेंट आगे चल के बन गए वो, तो उन्हें वापस से इम्प्लाई कर दिया जाएगा। तो वो बेसिकली इक्लिप्स होते हैं, वो सिर्फ ओवरशैडो होते हैं, वो खत्म नहीं होते, वो डिलीट नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो राइट टू इक्वालिटी बात करता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है यार? एक सेकंड, आर्टिकल 14, अरे हाँ, 1 सेकंड। सो आर्टिकल 14 तुम्हारी बात कर रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो चीजें बहुत ध्यान से समझना, दोनों में अंतर क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि इक्वालिटी ही सब कुछ है। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल अगर सेल्फ डिफेंस में किसी का अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचा देता हूँ, किसी को चोट पहुंचा देता हूँ, या किसी को मर्डर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, वहीं पे कोई और इंसान है जो अपनी रेज में आके या जानबूझ के कर देता है, तो आर्टिकल 14 का क्लॉज 1 कहता है कि दोनों सेम ट्रीट करे जाने चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबसे पहले इक्वालिटी है ना, ये यूके में फॉलो होता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि अगर देखा जाए कि यार मैंने जो भी मैंने गुनाह किया, जो मैंने क्राइम किया है, वो किस सर्कमस्टांसेस में किया है, वहीं पे जो सामने वाला ने किया वो किस में किया है, दोनों ही सिचुएशंस अलग हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है इक्वालिटी फॉर इक्वल्स। ध्यान रखना इस चीज को। यानी कि मेरी सिचुएशन अलग है, किसी और सिचुएशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम क्यों रिजर्वेशन करते हैं? क्योंकि अगर कोई इंसान नीचे है ना, शुरू से अगर नीचे रहा है, वो पॉलिटिकली रहे, सोशली रहे, फाइनेंशियली रहे, तो अभी सरकार उसको थोड़ा सा ज्यादा पुश करेगी इसके मुकाबले। इसके राइट्स को नहीं वो वायलेट करेगी, बट इसको थोड़ा ज्यादा पुश करेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी, सॉरी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये यूएसए में फॉलो होता है और इंडिया में दोनों फॉलो होते हैं। इट जस्ट के 80% ये फॉलो होगा, है ना, एंड 20% ये फॉलो होता है। इस चीज को ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, 18 साल से कम का बच्चा है, तो तुम्हें पता है उस पर क्या करता है? उसको तुम जेल में नहीं भेजते डायरेक्टली, है ना। 18 साल से ऊपर का बच्चा उसको जेल भेज दोगे। किसी सेल्फ डिफेंस से कुछ किया है, किसी ने नॉर्मली कुछ किया, तो सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं, है ना। सो यू नो दिस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारे आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना कास्ट पे, ना रिलीजन पे, ना प्लेस ऑफ बर्थ पे, ना रेस पे, ना जेंडर पे, जो कि होता है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर तुमने प्रूव कर दिया कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर केस चलेगा, वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। बट तुम प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर तो पता ही क्या चलता रहता है इंडिया में। ठीक है, सो ये इंश्योर करता है इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तुम कहीं से भी आते हो, तुम्हारी कोई रेस हो, कोई कास्ट हो, कोई जेंडर हो, ठीक है, तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और कंस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, जो कि तुम देख सकते हो। रिजर्वेशन जो होता है वो इसी के तहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 17, ये क्या कह रहा है यार? ये बात कर रहा है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तुम देखो कर क्या रहा है, फंडामेंटल राइट्स कर क्या रहे हैं? अबोलिशन, यानी कि हर जगह वो नेगेटिव नेगेटिव है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। स्टेट को रोकता है कि डिस्क्रिमिनेशन को रोको, अनटचेबिलिटी को रोको, है ना। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। सो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी,
आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एवोल्यूशन करने के लिए बोलता है। अगर तुमने कहीं प्रूव कर दिया कि मेरे को ये छुआ-छूत मेरे से फ़ील करा रहा है या मेरे को ऐसा ट्रीट कर रहा है, तो आगे उस पे क्रिमिनल ऑफ क्राइम केस चलेगा। आर्टिकल 18 तुम कोई भी टाइटल नहीं रख सकते हो एक्सेप्ट 2 टाइटल्स, वन इज़ एकेडमिक टाइटल्स लाइक डॉक्टर्स, है ना? तुम अगर पीएचडी करी है तुमने, ठीक है? डॉक्टर तुम लगा सकते हो अपने आगे। डिफेंस टाइटल्स, ठीक है? कैप्टन, मेजर, रिटायर होने के बाद तुम लगा सकते हो। रिटायर होने के बाद भी तुम लगा सकते हो बेसिकली, ठीक है? अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल से मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर होल फंडामेंटल राइट्स। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 आर्टिकल 22, ये नंबर तुम याद रखो चाहे मत रखो ज़्यादा, ठीक है? अंदर जो बताऊँ वो याद रखना। ये यार 6 राइट्स के बारे में बात करता है। राइट टू स्पीच, राइट टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, ठीक है? इन अ नॉन वायलेंस वे। देखो, राइट टू स्पीच मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। अगर कोई भी भारत की, कोई भी इंडिया की सोवरेनिटी पे कोई सवाल उठेगा, उसकी नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल उठेगा, तो वो चीज़ नहीं, तुम कोई हेट स्पीच नहीं दे सकते हो। ध्यान रखना, नो हेट स्पीच। तुम सोचोगे तुम सीधे भारत माँ को, सीधे इंडिया को तुम अगर गाली दो, तो सीधे तुम पे क्रिमिनल ऑफेंस के चार्ज में तुमको रख लिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि राइट टू स्पीच का मतलब ये नहीं कि तुम गलत बोलोगे। सो हेट स्पीच नहीं दे सकते हो, कोई भी इंडिया की कोई जानकारी तुम्हें पता है, कोई सीक्रेट तुम्हें पता है, तो उसको तुम बाहर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ होती हैं। राइट टू ऑर्गेनाइज़ अ मीटिंग इन अ नॉन वायलेंस वे, देखो थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगता है। अगर हम बात करें राइट टू ऑर्गेनाइज़ अ मीटिंग इन नॉन वायलेंस वे, तो सीधे बोल रहा है कि तुम कहीं मीटिंग कर सकते हो, 2, 4, 10, 12 तुम कितने लोग हो आराम से, कहीं भी तुम खड़े हो जाओ, कहीं भी मीटिंग कर लो, बट नॉन वायलेंस वे में, है ना? ध्यान रखना नॉन वायलेंस वे में। ये जो तुम्हारे होते हैं ना स्ट्राइक्स जो होती हैं, क्या लगता है स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल राइट है कि नहीं? तुम कमेंट में बताओ, ठीक है? कमेंट में बताओ ये चीज़ मुझे। स्ट्राइक फंडामेंटल राइट है या नहीं? थर्ड, राइट टू मेक द यूनियन, तुम अगेन यूनियन बना लो, कोई एसोसिएशन बना लो, बट अगेन नॉन वायलेंस वे में। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तुम कहीं भी पूरे इंडिया में विज़िट कर सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो, है ना? इनफैक्ट रह सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो, वहाँ पे प्रोफ़ेशन कर सकते हो, कोई भी प्रोफ़ेशन कर सकते हो, कोई ऑक्यूपेशन ट्रेड कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम। इट जस्ट कि इंडिया की सॉवरेनिटी पे सवाल नहीं आना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी प्रिज़र्व रहनी चाहिए, है ना? कोई हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बरखा दत्त थी, बरखा दत्त ने क्या किया था 1919 में 1999 कारगिल वॉर के टाइम पर उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा लोकेशंस ये सब रिवील कर दी थी। सेम 26/11 के टाइम पे भी यही हुआ था कि कुछ-कुछ रिपोर्टर्स ऐसे थे जिन्होंने हमारी काफ़ी जो भी हमारे एनएसजी थे जिस टाइम पे ऑपरेशन चल रहा था, तो ना काफ़ी ज़्यादा हमारी पोज़ीशंस, लोकेशंस हमारे क्या टैक्टिकल मूवमेंट्स होने वाले हैं, वो सब उन्होंने लीक कर दिया था। सिर्फ़ अपनी मीडिया के चक्कर में, अपनी टीआरपी के चक्कर में। तो वो राइट टू स्पीच नहीं है, वो कोई उनके पास फ्रीडम है नहीं, वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंडिया की नेशनल सोवरेनिटी पे, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट पे सवाल नहीं आना चाहिए, वो हर्ट नहीं होने चाहिए। तुम, मैं, हम सब जो रह रहे हैं, वो रह रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है? सबसे ऊपर होता है नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज़ इट। आई थिंक तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। आर्टिकल 20 ये कहता है यार प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 में सॉरी 2 नहीं 3 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या है? यानी कि एक बार जो सज़ा डिसाइड हो चुकी है, उसके बाद में कुछ भी नया नियम आए, उस इंसान में वही सज़ा होगी जो पहले डिसाइड हुई थी, ठीक है? डिसाइडेड, जो पहले से डिसाइडेड है, उसको सिर्फ़ वही अप्लाई होगी। बाद में कुछ भी नया लॉ आए, ठीक है? मान लेते हैं आज ही की डेट लेते हैं, ठीक है? 2026 की हम बात कर रहे हैं। आज किसी एक इंसान है ए, इसको एक सज़ा मिली है 10 साल की, 10 इयर्स इम्प्रिज़नमेंट। अब अगले दिन एक नया लॉ पास हो जाता है कि भाई इस क्राइम के लिए 15 साल की मिलेगी, तो इसको 10 की ही मिलनी है। इस चीज़ का तुम याद रखना, इसको 15 की नहीं मिलेगी, ठीक है? यानी नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, पोस्ट फैक्टो यानी कि बाद में, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। सेकंडली, नो डबल जेओपार्डी। देखो ये बहुत ही है ना ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हें अगर पता हो कि कौन से आर्टिकल में बात करता है, ये है भी कि नहीं है, तो बस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। नो डबल जेओपार्डी मतलब है कि तुम्हें एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। तुम्हारी एक सज़ा हो चुकी है कंप्लीट, तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है? नो डबल पनिशमेंट, एक बार जो डिसाइडेड है सिर्फ वही मिलना है। थर्ड क्या कहता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ, अब ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शॉक लगेगा। तुम जो भी स्टेटमेंट देते हो अपने खिलाफ, पुलिस में दे रहे हो, ठीक है? उन्होंने रिकॉर्ड भी करवा लिया, बेशक तुम्हारा थंब प्रिंट ले लिया, तुम्हारा स्टेटमेंट ले लिया, वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है कोर्ट के अंदर, ध्यान रखना। सेल्फ इंक्रिमिनेशन वैलिड नहीं है क्योंकि तुम्हें किस प्रेशर के अंदर तुम पे डाला जा रहा है। जब तक कि प्रूफ ना हो, कुछ नहीं माना जाएगा। तुम्हारी ना हाँ मानी जाएगी, ना तुम्हारी ना मानी जाएगी, ठीक है? आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना ये इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है? डज़ नॉट, डज़न्ट सस्पेंड,
एट एनी कॉस्ट। क्योंकि तुमने ये सस्पेंड कर दिया तो कोई किसी को मार देगा, तो तुम क्या बोलोगे कि मेरा कौन सा फंडामेंटल राइट इन्होंने वॉयलेट किया? कोई नहीं किया फिर, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं। तो ध्यान रखना ये तुम्हारा वॉयलेट नहीं होगा। और हाँ, ये भी वॉयलेट नहीं होगा, आर्टिकल 20 जो है ना तुम्हारा, ये भी वॉयलेट नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके, 21 हो गया। इसमें क्या है यार कि 2 चीज़ें हैं। पहली कि इसमें तुम्हें लाइफ चाहिए डिग्निटी की, ठीक है? सिर्फ ऐसा नहीं कि उसे जीना है, अच्छे से जीना है, जिसके अंदर तुम्हें राइट टू हेल्थ मिलना चाहिए, यानी अच्छे तुम्हें हॉस्पिटल्स मिलने चाहिए। ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्लीप, तुम्हें अगर स्लीप से नहीं डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है? राइट अगेंस्ट डिलेड जस्टिस, ठीक है? 24 घंटे के अंदर तुम्हें जस्टिस मिलना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये राइट है, बट ऐसा होता नहीं, यू नो दिस, इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्या हमें मिल रहा है? नहीं, लेकिन हमारा राइट है ये। राइट टू प्राइवेसी, ठीक है? ऐसे काफ़ी सारे राइट्स होते हैं हमारे पास, जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाते हैं। वो फंडामेंटल राइट में आते हैं, वो हमारा आर्टिकल 21 में आता है। अब बात करते हैं 21A, राइट टू एजुकेशन, ठीक है? ये प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है? टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स, ठीक है? ध्यान रखना 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इसको अमेंड किया गया था, इसको इंक्लूड किया गया था बेसिकली। ये ए का मतलब यही है कि आर्टिकल यहाँ पे 21 है, यहाँ पे आर्टिकल 22 है, ठीक है? 22 की बात करूँगा, इसमें एडेड नहीं है। तो 21 ए का सिंपल मतलब है बीच में लाया गया है, ठीक है? अच्छा, अब आर्टिकल 22 की जब हम बात करते हैं, 1 सेकंड, हाँ, आर्टिकल 22 की जब बात करते हैं, तो आर्टिकल 22 के अंदर बात है यार प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे लॉज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जानना। 2 केस है पहले तो, पहले उन केसेस को देख लेते हैं। एक है प्यूनिटिव, एक है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब है अगर क्राइम हो चुका है एक बार, है ना? तो तुमको धर लिया जाए, वो है प्यूनिटिव, जो कि नॉर्मल केसेस होते हैं। दूसरा होता है प्रिवेंटिव, सस्पेक्ट के बेसिस पे, कहीं पे इलेक्शन होने वाले हैं, पुलिस को लगता है, सरकार को लगता है कि यार यहाँ पे ये लोग दंगा कर सकते हैं, तो उनको पुलिस उठा लेगी बिना बताए, ठीक है? उनको बताएगी भी नहीं कि क्यों है, क्या है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनको बताया जाए, क्यों बताएगा क्या? कोई रीज़न ही नहीं है, सिर्फ प्रिवेंटिव के लिए रखा गया है। और इसमें कुछ-कुछ हमारे पास राइट्स होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? पहला राइट, मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, प्यूनिटिव में, इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्राइम, ठीक है? इन्फॉर्म अबाउट द रीज़न, क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं पुलिस आएगी और रख ले जाएगी, तुम्हें बताएगी, तुम्हारे घरवालों को बताएगी, देखो ये है, ये रहा इनका अरेस्ट वारंट, ये इनका रीज़न है अरेस्ट करने का, इसलिए इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं, ओके? सेकंड है तुम्हारा प्रोड्यूस्ड बिफोर जज, प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट, ध्यान रखना इस चीज़ को। प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स, ध्यान रखना, ऐसा होता है, नहीं होता, तुम्हें पता है ये चीज़। अगर 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया है तो उसको छोड़ देना चाहिए, ये है प्रावधान। बट इंडिया में इतना वॉयलेट होता है, खैर। थर्ड हमारे पास जो वो होता है एक लीगल प्रैक्टिशनर। हम एक लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है? लीगल प्रैक्टिशनर हमें मिलना चाहिए, ठीक है? लेकिन सिर्फ इस केस में, क्योंकि इस केस में प्रैक्टिशनर क्यों दोगे? जब तुम्हें रखना ही है उसको, कोई केस ही नहीं है उसके ऊपर, बस रखना है, तो उसमें लीगल प्रैक्टिशनर नहीं मिलेगा। इस चीज़ को याद रखना कि लीगल प्रैक्टिशनर प्रिवेंटिव वाले केस में नहीं मिलेगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है, बट एक बार तुम इसको याद कर लोगे तो समझ में आएगा। फिर इसमें कौन-सा, इसमें हमारे पास मिलता है भाई 3 महीने से ज़्यादा नहीं हमको रखा जा सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने या 3 महीने से कम भी रखा जा सकता है। एक केस इसके अंदर बनता है जिसकी वजह से तुम 3 महीने के लिए रख सकते हो, दैट इज़ इफ एडवाइज़री बेंच होती है एक, ठीक है? अगर हाई कोर्ट्स की एक एडवाइज़री बेंच, हाई कोर्ट जजेस की, बोल दे कि 3 महीने से ज़्यादा हमें रखना चाहिए इसको, तो ही उसको रखा जाएगा, ठीक है? 1 सेकंड, या अब हम बात करते हैं यार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? ओके, इसमें वापस क्या-क्या राइट्स होते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है? 1 सेक। सो आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है? सबको पता चल रहा होगा तुमको इसमें क्या बात हो रही है। बट ध्यान रखना इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टेट कैन फोर्स पीपल टू डू कंपल्सरी सर्विसेज, यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट तुमको बोलती है कि भाई 18 से 22 तक के बच्चों को या लड़कों को जाना पड़ेगा, ठीक है? किसी ऑपरेशन में, नॉट ऑपरेशन, किसी भी उसमें, ठीक है? हमारे पास अगर लोगों की कमी हो रही है
पर्सनल्स की कमी हो रही है तो जाना पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। यू जस्ट कैन नॉट डिनाई। कंपल्सरी सर्विसेज के लिए बुला सकते हैं। साउथ कोरिया में तो इनफैक्ट काफ़ी सारे कंट्रीज, नॉट जस्ट साउथ कोरिया, और आई थिंक नॉर्थ कोरिया में भी ये चीज़ है कि उन्हें 2 साल की कंपल्सरी सर्विस देनी ही पड़ती है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कोई कमी नहीं है ना? आर्म्ड पर्सनल्स की। तो अगर कभी नीड होगी तो वो लोग बुला लेंगे, एंड यू जस्ट कैन नॉट डिनाई दैट। ओके। आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, सबको पता है। 14 साल से नीचे के बच्चों को तुम डेंजरस काम में नहीं डाल सकते हो, एंड 16 से 18 साल के बच्चों को ही तुम डाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ काम में, नॉन हजार्डस में, है ना? यानी खतरनाक काम ना हो कोई भी जिसमें जान माल का खतरा हो, ठीक है? नेक्स्ट, राइट ऑफ रिलीजन, ध्यान रखना इसमें क्या-क्या चीज़ें तुमको मिलती है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज, व्हाट इज़ कॉन्साइज यार? कॉन्साइज होता है खुद का दिमाग लगाना, खुद का सोचना, है ना? एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, तुम रिलीजन को लेके कोई प्रोफेशन तुम रख सकते हो, कुछ भी अपने बिलीव्स रख सकते हो, ठीक है? आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसका मतलब क्या है? अगर कोई टेंपल बोल रहा है कि शूज़ आर नॉट अलाउड, शूज़ आर नॉट अलाउड, तो उसको पूरा हक है वो चीज़ बोलने का। तुम बोल नहीं सकते यार मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है, आई कैन, है ना, गो जहाँ भी मैं चाहूँ, जहाँ मैं जा सकता हूँ, राइट टू फ्रीडम है मेरे पास, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। ये भी एक राइट दिया गया है कि तुम अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकते हो, कि तुम्हें शूज़ नहीं अलाउ करने हैं, क्या अलाउ नहीं करना है, ठीक है? देन आर्टिकल 27, फ्रीडम एज़ टू पेमेंट टू टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तुम्हें अपने कोई रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस देने की नीड नहीं है, ठीक है? आर्टिकल 28, फ्रीडम एज़ टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। कुछ-कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं लाइक पुराने ज़माने का गुरुकुल हो गया, ठीक है? जो कि अभी तो नहीं है, कुछ-कुछ जगह पे होंगे, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। मदरसे हो गया, मदरसा, ठीक है? उसमें क्या होता है, उनका ड्रेस कोड जैसा वो चाहें वैसा कर सकते हैं, है ना? जिस हिसाब से वो अपने रूल सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर ये गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है या गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट है कोई भी, ठीक है? तो उसके अंदर तुम रिलीजियस वर्शिप कराना चाहो, बिल्कुल करा सकते हो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम की वर्शिप कराएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू वाली वर्शिप कराएँगे, तो तुम ऐसा बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट वाले में तुम बाध्य नहीं कर सकते हो, ठीक है? ओके। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, 29 में कह रहा है, कल्चर से तुम समझ सकते हो, कल्चर से क्या कहना चाह रहा है वो। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, है ना? राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ एवरी सिटीजन फॉर एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तुम्हें अपनी लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। 30 में क्या है, माइनॉरिटीज़ को हक दिया गया है कि तुम अपनी कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हो, एडमिनिस्टर भी कर सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं रिट्स की, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है? पिक्चर शायद थोड़ी-सी तुम्हें ब्लर आ रही होगी, बट मैं बोल के समझा दूँगा। सबसे पहले इधर ही देखते हैं। आर्टिकल 32 बात करता है यार रिट्स के बारे में। ध्यान रखना, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग एससी कैन इश्यू रिट्स, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? अगर हाई कोर्ट कहते हैं तो हाई कोर्ट करेगा, 226 हाई कोर्ट रिट करेगा, ठीक है? एक और चीज़ ध्यान रखना, पार्लियामेंट जो है ना तुम्हारी, वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकती है रिट इश्यू करने के लिए। पार्लियामेंट एम्पावर किसी भी कोर्ट को, एनी कोर्ट, कि वो एम्पावर कर सके। हालाँकि अभी तक ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता, बट पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है? ओके। अब देखते हैं यार कौन-कौन से रिट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हेबियस कॉर्पस, ये याद रखना, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सबको याद रखना। हेबियस कॉर्पस, डायरेक्ट द रिलीज़ ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली, यानी तुम किसी भी इंसान को अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकते, और इसी को हम बोलते हैं हैव द बॉडी ऑफ। ध्यान रखना, ये एग्ज़ैक्ट टर्म हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या है, किस-किस के अगेंस्ट इश्यू किया जाता है? पब्लिक अथॉरिटीज़ यस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स यस, दोनों के अगेंस्ट इसको इश्यू किया जा सकता है। कांट बी इश्यूड, अब किस-किस के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, किस सीन में नहीं किया जा सकता, किस केस में नहीं किया जा सकता है? पहला, लॉफुल डिटेंशन हुआ तो फिर तो क्या ही करोगे, है ना? प्रोसीडिंग कंसर्न्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर तुमने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, लेजिस्लेटिव कंटेम्प्ट किया है, तो तुमको धर लिया जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? और डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट्स जुरिसडिक्शन। अभी तुम बोलोगे सुप्रीम कोर्ट के तो उसमें सारे आते हैं। देखो,
हाई कोर्ट भी रिट इश्यू कर सकती है। और अगर तुम दिल्ली में कोई क्राइम कर रहे हो या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल इलाहाबाद में कोई क्राइम कर रहे हो और तुम्हारे ऊपर इलाहाबाद यानी कि जो यूपी की जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है, उसके अलावा कोई और हाई कोर्ट तुम्हारे ऊपर ये रिट इश्यू नहीं कर सकती। मतलब तुमको नहीं बचा सकती अगर तुमको कहीं और धरा गया है तो। यानी कि अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर वो काम करेगी। ध्यान रखना इस चीज़ को। मैंडमस, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। ये सीधे-सीधे आ जाते हैं, ध्यान रखना इनको। वी कमांड, डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। यानी कि कोई इंसान अपनी ड्यूटी और फुलफिल करने से फेल हो रहा है ना? इफ यू आर फेल और रिफ्यूज टू डू योर ड्यूटी, तो तुमको ये इशू किया जाएगा, रिजेक्ट इशू किया जाएगा। ठीक है? कोई पुलिस वाला है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपना काम नहीं कर रही, कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी चीज़ जो अपना काम नहीं कर रही, प्राइवेट की देखो प्राइवेट कोई कंपनी है, नहीं कर अपना काम नहीं करे, उसकी मर्ज़ी है ना? उसको लॉस होगा। पर गवर्नमेंट बॉडी कोई अपना काम नहीं करेगी, तो उसको रिजेक्ट इशू किया जाएगा। पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट। प्राइवेट बॉडी का तुम्हें यहाँ पे नाम भी नहीं दिखेगा। ठीक है? कांट बी शुड देखो, प्राइवेट बॉडी का नहीं किया जा सकता, ठीक है? डिस्क्रिमिनेटरी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट को तुम नहीं बोल सकते अपना काम करो, ठीक है? ध्यान रखना सीजेआई, सीजे ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है? सो इनको बिल्कुल भी नहीं तुम बोल सकते हो, इनके अगेंस्ट नहीं कह सकते, ये याद रखना प्लीज़ पूरी की पूरी टेबल। क्यों वारंट हो? क्यों वारंट से पता चल रहा है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है? बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से बैठे हो तुम यहाँ पे, ठीक है? फॉर होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट बीइंग एबल टू होल्ड, यानी कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम फिर भी बैठे हो। डायरेक्ट पर्सन टू वैकेट एन ऑफिस अज्यूम्ड रॉन्गफुली, अगर किसी ने कोई ऑफिस गलत तरीके से अज्यूम कर ली तो उसको हटाया जाएगा, ठीक है? अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, इस चीज का तुम याद रखना। किसके अगेंस्ट नहीं होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडी का इन्फ्लुएंस, इनके अगेंस्ट कोई चीज नहीं आएगी। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन, ठीक है? यानी कि रोकना। तो ये रोकती है लोअर कोर्ट को प्रोसीडिंग ऑन अ केस। अगर फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट कोई ऐसा केस ले रही है, कोई ऐसा काम कर रही है जो कि उसकी जुरिडिक्शन में नहीं है, जो कि उसकी पावर में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोकेगी। सो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अपर कोर्ट होगी ना, वो लोअर कोर्ट यानी कि हायर कोर्ट जो होगी लोअर कोर्ट को रोकती है कि भाई मत करो ये तुम्हारे जुरिडिक्शन से ऊपर की चीज़ है। जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है? किसके खिलाफ नहीं लगेगा? ये पढ़ लो यहाँ पे। सर्टोरारी, सर्टोरारी मतलब क्वेश करना, जजमेंट को क्वेश कर देना। अ हायर कोर्ट रिमूव्स अ प्रोसीडिंग फ्रॉम लोअर कोर्ट, अगर लोअर कोर्ट ने कोई जवाब दे दिया है, कोई फैसला ले दिया है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को सर्टोरारी यूज़ करके क्वेश कर सकती है, ठीक है? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आर्टिकल 33 यार, अबॉलिशमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल फोर्सेस। पार्लियामेंट जो है ना, किसी भी सिचुएशन के अंदर इनके राइट्स को अबॉलिश कर सकती है, ठीक है? ओनली पार्लियामेंट, ऐसा नहीं कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कर देगी, नो, ओनली पार्लियामेंट। यानी कि तुम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ध्यान रखना तुम्हारे एक-एक राइट, राइट टू लाइफ भी तुम्हारा तुमसे छीना जा सकता है। यानी कि वही है ना कि क्यों तुम समझ लो कि तुमको क्यों छीना जा रहा है। अगर तुमको कश्मीर भेजा जा रहा है जहाँ पे आपदा लगा हुआ है, ठीक है? तुम्हारे पास बहुत सारे राइट्स यहाँ पे होते हैं एक्स्ट्रा, कि तुमको शक होता है, कोई डाउट होता है किसी के ऊपर, तो तुम फायर कर सकते हो, ठीक है? बट तुमको कुछ भी हो जाता है उसमें, समझ रहे हो तुम इस चीज़ को? तो फिर उस चीज़ की ज़िम्मेदार कौन होगी? इस चीज़ की ज़िम्मेदार गवर्नमेंट थोड़ी होगी। तो इसीलिए तुम्हारे जो ऐसे एक्सट्रीम केसेस में तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं रहता है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, ठीक है? मार्शल लॉ क्या कहता है? सस्पेंशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग 20 एंड 21, ठीक है? सो जो मैं आर्टिकल किसकी बात कर रहा था, राइट टू लाइफ की, वो 33 के अंडर नहीं, वो 34 के अंदर होता है, ठीक है? अब मार्शल लॉ लग चुका है, यानी कि समझ लो कि बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है? तुम्हारे सारे फंडामेंटल राइट्स 20 एंड 21 भी सस्पेंड हो जाते हैं, ओके? और कौन इसको डिक्लेयर कर सकता है मार्शल लॉ को? प्रेसिडेंट और गवर्नर। सेकंड चीज़, मार्शल लॉ के अंदर मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो होती हैं, मिलिट्री अथॉरिटीज़, ठीक है? दे कांट बी क्वेश्चन्ड, वो क्या कर रही हैं? आर्मी रूल है बेसिकली ये। वो बिल्कुल भी क्वेश्चन उनसे कोई कुछ नहीं बोलेगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है? सो मार्शल लॉ के अंदर सारे फंडामेंटल राइट्स को ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 35 की, अमेंडमेंट्स कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट ओनली, बस यही है तुम्हारा आर्टिकल 35। अब इसमें एक और चीज़ है यार, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है, एक सेकंड, हाँ, वो ये है कि कुछ-कुछ राइट्स होते हैं जो सिर्फ़ इंडियन सिटिज़न्स के पास होते हैं, कुछ-कुछ राइट्स होते हैं जो कि दोनों के पास होते हैं, इंडियन और फॉरेनर्स, ठीक है?
तो यहाँ बात करूँगा इंडियन ओनली, यहाँ बात करूँगा बोथ, ठीक है। तो ये राइट्स होते हैं यहाँ पे 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। ये जो हमारे पास राइट्स है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के पास है, ये दोनों के पास है। अब बात करते हैं तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यार। ओके, होती क्या फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज वो ड्यूटीज हैं जो हमें करनी चाहिए एज अ सिटीजन, हम सबको करनी चाहिए वो, ठीक है, हम सबको निभानी चाहिए वो। इनके बारे में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जो खराब चीज है ना वो ये है कि यार ये बिल्कुल भी इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। ये इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि तुम अगर इनको फॉलो नहीं करोगे तो तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सिर्फ ड्यूटीज है जो तुमको बताया गया है कि भाई ये कर लेना, है ना, हमें बस फॉलो करनी चाहिए। सो महात्मा गांधी जी ने बोला था, मुझे बताओ एक सेकंड। हाँ, इसी में लिखा हुआ। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि यार इफ यू फॉलो योर ड्यूटीज राइट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। इफ यू फॉलो योर ड्यूटीज राइट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये तो 10 ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। 10 नहीं 11 होती हैं। तो सबसे पहले 8 बनाई गई थी, ठीक है। फिर 10 हो गई, मतलब 8 का प्रपोजल था, फिर ओरिजिनली 10 हो गई थी। प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ 8 का था, ध्यान रखना। सोरेन सिंह कमेटी थी एक तुम्हारी, है ना, सोरेन सिंह कमेटी थी जिसने 8 का रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन वास्तव में तुम्हारी ओरिजिनली 10 कर दी गई थी एंड उसके बाद एक और तुम्हारी ऐड कर दी गई तो 11 बन गई तुम्हारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब ध्यान रखना ये ड्यूटीज जो है ना इन्फोर्सेबल नहीं है यार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉन जस्टिसेबल है, सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई होती है। रेफर्स टू वैल्यूज ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तुमको बस बताया जाएगा तुम ये करो, ये तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटीज है ना, है ना, टू सिटीजन्स। और देखो फंडामेंटल ड्यूटीज यार हमको सबको माननी चाहिए, हम सबको फॉलो करनी चाहिए। आपके जो गांधी जी थे उन्होंने क्या बोला था, एक चीज बोला थी उन्होंने कि वी शुड फॉलो, वी शुड फॉलो आवर ड्यूटीज एंड राइट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये बोला था तुम्हारे महात्मा गांधी ने। और तुम इनसे पर्सनली एग्री करो ना करो, लेकिन ये बात उन्होंने बहुत सही बोली है कि अगर हम अपनी ड्यूटीज को देखा जाए, ड्यूटीज को अगर फॉलो करें तो राइट्स हमारे खुद पर खुद अपना ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं, इनको तुम बोल नहीं सकते कि यार फंडामेंटल ड्यूटी सामने वाला पूरा नहीं कर रहा, नहीं नहीं। इट जस्ट के तुमको वो मोरल कंडक्ट देते हैं कि तुम्हारा ये करना चाहिए, ठीक है। सोरेन सिंह कमेटी ने सेटअप किया था, 8 उन्होंने बताए थे, 8 रिकमेंड किए थे, लेकिन ओरिजिनली 10 हुए थे, 10 ओरिजिनली, ठीक है। लेकिन अभी कितने हैं? अभी है 11। कौन कौन से? ये पढ़ लेना सारी की सारी, देख रहे हो तो तुम एक बार खुद। रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, है ना, ये ऑब्वियसली हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। चेरिश एंड फॉलो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। कौन सी चीज़ इनमें से गलत है? ये सारी चीज़ें हमें करनी ही चाहिए, हमें करनी ही चाहिए, और अगर हम इनको करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स कभी वायलेट नहीं होंगे। अपना हेरिटेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट को करना चाहिए प्रिजर्व, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए, कहीं भी लोग थूक देते हैं, कुछ भी तोड़ देते हैं, कहीं से लाइट निकाल ले गए, कुछ भी कर लेते हैं, तो वो सब क्या हो रहा है? कोई अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ध्यान रखना ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाला गया है, इस चीज़ को तुम याद रखना। और ये 86th अमेंडमेंट एक्ट से जब तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाला गया था 21A के अंदर, उसी से इसको ये के यानी कि 11th तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर इसको डाल दिया गया है, ठीक है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना तुम्हारी ये खुद तुम्हारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके थ्रू इनको ऐड किया गया है, ठीक है। ये देखो, ओके। अब बात करते हैं तुम्हारी, ये तो हो चुका है, अब बात करते हैं तुम्हारी डीपीएसपी क्या हो रहा है। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, है ना। अब ये तुम्हारी ड्यूटीज है स्टेट की, कि स्टेट को क्या करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स रोकते थे स्टेट को, डीपीएसपी जो है ना वो स्टेट को बताती हैं, गाइड करती हैं कि प्लीज ये चीजें किया करो, ठीक है। पार्ट 4 में आती हैं, आर्टिकल 36 to 51 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता रखी हैं हमें।
बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि ये नोवल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बी आर अम्बेडकर ने बोला था। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्साइंस क्या होता है? कमेंट बताना, मैंने थोड़ी देर बताया था। ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था। एंड बी एन राव ने बोला था मोरल प्रीसेप्ट्स ऑफ अथॉरिटीज ऑफ स्टेट। ठीक है, ये तीनों स्टूडेंट तुम्हें याद होनी चाहिए किसने क्या बोली थी, पीवाईक्यूज में आ चुके हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, नॉन जस्टिसेबल होता है, अगेन नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सिबल है, अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह होता है। ठीक है, सेम टू सेम इसका सेम एम है यार, एम एट हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, हेल्प कोर्ट्स टू नो वैलिडिटी ऑफ लॉ। इनके थ्रू क्या है, देखो ये लॉ नहीं है, बट इनके थ्रू लॉ बनाया जा सकता है इनको फॉलो करके, कि कोई भी चीज़ अगर इनको फॉलो करी तो उसको तुम लॉ बना सकते हो कि हाँ यार सही बात है, ये चीज़ हमें करनी चाहिए, डीपीएस में लिखा हुआ है, इस पे लॉ बना सकते हैं। एंड जो कोर्ट्स होती हैं वो इसको सोच के, इसको देख के, इसको पढ़ के सोचती हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ हमें बताई गई करनी है। तो कोई कोई डिसीजन यहाँ पे वो 50-50 में अटक जाती हैं, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट देती हैं डीपीएसपी के अंदर जो चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, अब देखो यार, 3 कैटेगरी होती हैं डीपीएसपी की, है ना? ध्यान रखना। कुछ-कुछ इनमें से जो होंगे ना वो कॉमन होंगे आपस में। जैसे 48 देखो, दोनों में कॉमन है। ठीक है, 47 दोनों में कॉमन है। बट अगर तुम ये याद कर सको तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है उसमें, है ना? या फिर तुम्हारा अमेंडमेंट से, ये जो ए, बी जितने भी दे रखे हैं ना तुम्हें, ठीक है? 48 है, इनसे आता है क्वेश्चन। सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल, ठीक है? इंटेलेक्चुअल, ये तुम्हारे 3 प्रिंसिपल होते हैं। वेलफेयर ऑफ स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड। तुमसे नहीं पूछेगा आर्टिकल 38 में क्या दे रखा, नहीं। लेकिन तुमसे पूछ सकता है 39 ए, ठीक है? फ्री लीगल एड, वन सेकेंड। कैसे पूछेगा? 39 ए दे रखा है, 43 ए दे रखा है। तो ध्यान रखना 39 ए जो है वो कौन से अमेंडमेंट से उसको लाया गया था? उसको लाया गया था 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड मतलब समझ रहे हो? इक्वल जस्टिस सबके लिए। तुम्हें तुम्हारा वकील, तुम्हें लॉयर मिलना चाहिए, ठीक है? उसका अगर बात करते हैं 43 ए की, तो 43 ए अगेन 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? 43 बी की तरह, 43 बी, तुम देखो 43 ए है, देन 43 बी है, यानी कि ए के बाद दोबारा बी एक अमेंडमेंट किया गया होगा, जो किया गया था 97th, ठीक है? 97th, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंदर, ठीक है? ये सारे तुम पढ़ लेना कौन-कौन से हैं। 48th की बात करें तो ये अगेन, जितने भी ए वाले हैं ना ये 42nd के अंदर किए गए थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना यार, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, उसको तुम बोलते हो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? ओके, ये देख सकते हो 42nd ने क्या-क्या ऐड किया है, 39, 39 ए, 43 ए, 48 ए, है ना? 38th को भी है ना, वो भी तुम्हें 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। 43 बी को 97 के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है? एंड 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। इसका सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया गया था, ठीक है? इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45। 45 आर्टिकल जो है ना, वो पहले एक फंडामेंटल राइट था, सॉरी वो पहले डीपीएसपी था, उस फिर उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21 ए के अंदर। ये देखो, चाइल्ड केयर एंड एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 6 इयर्स। ये क्या है कि पहले सिर्फ और सिर्फ एक पहले डीपीएसपी थी, लेकिन उसको फिर चेंज कर दिया गया, उसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिया गया 21 ए के अंदर, तुमने देखा होगा, ठीक है? ये केसेस हैं, ये तुम पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनके अंदर डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंदर? अब बात कर लेते हैं प्रीएम्बल के बारे में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रीएम्बल के अंदर एक तुम्हें शॉर्ट हैक बताता हूँ। अब पूरा प्रीएम्बल रट लो, ठीक है? तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा, डाल दो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है? उसमें ये लिखा रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये याद होना चाहिए, ये क्रम में, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है? देन तुम्हारा जस्टिस आएगा, सोशल 3 टाइप का जस्टिस होगा, ठीक है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ऐसे इक्वालिटी आएगी, फ्रेटर्निटी आएगी। ये याद रहनी चाहिए सारी चीज़ें। मैं तो बताऊँगा ही, बट ये अगर तुम्हें याद रहेगा तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ठीक है? इसको ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन भी बोला जाता था, ठीक है? और ये ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुट फॉरवर्ड किया गया था। ये डेट तुम देख सकते हो, है ना? ये एक इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये बताता है कि हम इंडिया के अंदर हम क्या है, इंडिया, व्हाट इज़ इंडिया, है ना? क्या एस्पिरेशंस है हमारी? ये रिफ्लेक्ट करता है एस्पिरेशंस को, हमारी फिलॉसफीज़ को, ठीक है?
ना ही इससे कुछ पावर मिलती है, ना ही ये लिमिटेशन है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं तुम्हारी 3 वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वन सेकंड। सोशलिस्ट, सोवरेन, सेक्युलर, ठीक है? सोशलिस्ट जो तुम्हारा वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको ऐड किया गया था, ठीक है? सेक्युलर को भी किया गया था और एक किया गया था इंटीग्रिटी को, ठीक है? एसएसआई तुम ऐसे इसको ऐसे याद रख सकते हो, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स तुम्हारे ऐड किए गए थे, ठीक है? बाकी तुम्हें पता ही सोशलिस्ट होता क्या है ना? सेक्युलर तुम्हें पता ही होना चाहिए, सेक्युलर क्या होता है? जहाँ पे हम सारे रिलीजन्स को इक्वली मानते हैं, जहाँ पे कोई रिलीजन ऊपर नहीं होता, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है? सर्वधर्म सर्वधर्म संभव, यानी कि सारे धर्म एक साथ रहना संभव है। इंडिया डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, ठीक है? हो गया। सोवरेन क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी हम किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं, हमारा खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट है। जैसे अगर कोई और देश किसी पर कब्जा कर ले, ठीक है, लाइक यूएसए ने वेनेजुएला पे अभी क्या कर रखा है, वो वेनेजुएला भी सोवरेन है ही नहीं, नहीं रहा है वो, बट वी आर सोवरेन कंट्री, हमारे डिसीजंस हम खुद ही लेते हैं सारे के सारे, ठीक है? फ्री टू कंडक्ट ओन अफेयर्स, अगेन तुम अपने सारे अफेयर्स, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, तुम सारे अफेयर्स, अपने मिलिट्री अफेयर्स तुम खुद से कंडक्ट कर सकते हो, ओके? सो तुम्हारे प्रेमबल को आया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, जो कि ब्लूप्रिंट है प्रेमबल का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो जो था तुम्हारा, वो एक ब्लूप्रिंट था प्रेमबल का। प्रेजेंट कब किया गया था? 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में प्रेजेंट किया गया था। इनेक्ट किया गया था 1949 में, ठीक है? बट जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो 1946 में प्रेजेंट किया गया था, ओके? सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? इसके अंदर लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ। सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो लिख रहा हूँ ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी है द पीपल ऑफ इंडिया। तुम पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है? द पीपल ऑफ इंडिया द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। नेचर क्या है हमारा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 जो है हमारे नेचर में आते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारी 4 चीज़ें और आती हैं। वन इज जस्टिस, सेकंड इज लिबर्टी, थर्ड इज इक्वलिटी, फोर्थ इज फ्रेटर्निटी। ये क्रम याद रखना, और ये क्रम याद हो जाएगा अगर तुम एक बार देख लोगे तो, ठीक है? ओके, अब अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल में, ठीक है? एक अमेंडमेंट हुआ था आज तक, ओनली वन अमेंडमेंट, ठीक है? कब हुआ था? 1976, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके अंदर क्या ऐड किया गया था? उसके अंदर तुम्हारे 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, ठीक है? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है? बस यही तुम्हारा प्रियम्बल है। हाँ, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है? तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, एज 35 होना चाहिए, है ना? क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, ध्यान रखना, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए क्वालिफाई होना चाहिए वो, यानी कि उसकी जो जितनी भी क्वालिटीज़, जितनी भी कैपेबिलिटीज़, सॉरी, जितनी सारी एलिजिबिलिटी एक एमपी की होनी चाहिए लोकसभा के, वो इसके अंदर भी होनी चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना? नॉमिनेशन मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। यानी कि कोई भी अगर किसी को नॉमिनेट करना चाह रहा है एज अ प्रेसिडेंट, तो एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स होने चाहिए उसके सपोर्ट में, ठीक है? एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन आरबीआई, ताकि ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके ना कर दे कि मेरे को भी खड़ा होना है, ठीक है? ओके। सिक्योरिटी डिपॉजिट में बी फोर्टिफाइड इन कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर 1/6 ऑफ वोट्स। अगर वो 1/6 ऑफ वोट नहीं कर पाता है सिक्योर, तो वो पैसे उसको नहीं मिलेंगे वापस, ठीक है? ओथ्स एंड अफर्मेशंस, देखो इनको जो ओथ दिलाता है, ध्यान रखना इस चीज को, ओथ जो है तुम्हारा ज्यादातर लोगों को प्रेसिडेंट दिलाएगा ओथ, ठीक है? ये सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट से ऊपर कोई नहीं है, तो इसलिए सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इनको ओथ दिलाते हैं। और सीजीआई नहीं है तो उनके प्रेजेंस में, उनके एब्सेंस में कोई भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट, वो दिलाएगा, ठीक है? ये तुम देख सकते हो क्या दिया था, कंडीशन देख सकते हो तुम। यू शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ, किसी भी हाउस पार्लियामेंट मेंबर नहीं होना चाहिए वो, है ना? कोई भी प्रोफेसर ऑफ अगेन ऑफिस नहीं होल्ड करनी चाहिए। ही इज एंटाइटल्ड टू यूज ऑफिशियल रेसिडेंस राष्ट्रपति भवन, वो राष्ट्रपति भवन के अंदर ही रहते हैं, ये उनकी मर्जी है, ठीक है? समझ रहे हो तुम? वो एंटाइटल्ड है उसको यूज करने के लिए। ये सारी चीजें तुम पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्शन। इलेक्शन के बारे में बात करते हैं उनकी। तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है यार? इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, ध्यान रखना, इलेक्शन मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट पहले तो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, उन दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, सिर्फ इलेक्टेड, जो इलेक्ट होके आए हैं। देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, जो एमएलएस तुम्हारे होते हैं, ठीक है, एमएलसी नहीं, एमएलएस, जो भी इलेक्टेड वाले हैं, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, ये तुम्हारे होने चाहिए, इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने चाहिए। ही इज द फर्स्ट ऑफ इंडिया, ही इज द हेड ऑफ स्टेट, सबको पता होगा। ही एक्ट्स एज सिंबल ऑफ यूनिटी। देखो, सबको पता है कि पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, पावर है तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो क्या है कि सारे साइंस और उनसे कराते हैं, सारे सिग्नेचर उनसे होंगे, परमिशन उनसे लेते हैं, जो कि नाम की परमिशन होती है, ठीक है। अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो भी दूसरी बार में उन्हें परमिट करना पड़ेगा। तो उनकी बस उनको रख लिया गया है घर के बड़े बुजुर्गों की तरह, है ना? बाकी उनके पास कुछ खास पावर नहीं होती है। एक जो बहुत अच्छी-सी पावर है उनके पास, अच्छी बोल रहे हो, बहुत एक्सट्रीम पावर बोल लो, वो है जो वो क्या बोलते हैं, पार्डनिंग पावर जो उनकी होती है, वो थोड़ी हम बोल सकते हैं काफ़ी एक्सट्रीम पावर है, अदरवाइज़ उसके अलावा उनके पास कुछ खास पावर होती नहीं है, ठीक है? ओके, आर्टिकल 52 से 78 हमारा बात करता है, पार्ट 5 में आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है? अभी बात करेंगे इनकी टर्म की, इम्पीचमेंट की और वैकेंसी की। तो सबसे पहली बात तो यार, ये ना 5 साल के बाद, 1 सेकंड, ये 5 साल के बाद भी ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर नए प्रेसिडेंट, वो अगर अपनी सीट पे अगर नहीं बैठे हैं अगर, तो वैकेंट नहीं रहेगी सीट, जो पुराने प्रेसिडेंट है वही बैठे रहेंगे। सेकंडली, ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। यस, यू हर्ड इट राइट। जो राजेंद्र प्रसाद थे हमारे, वो 2 बार यानी 10 साल के लिए वो प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है? एंड ही कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। इम्पीचमेंट के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। ही कैन इम्पीच्ड बाय वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो इम्पीचमेंट क्या है, ईज़ी नहीं है, ठीक है? आज तक एक भी हमारे प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुए हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है? इम्पीचमेंट के लिए जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो है कि वो बहुत ज़्यादा ही कोई बड़ा ही अपराध कर दें, जैसे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन बी, अब देखो इनकी कंडीशन क्या-क्या है? ये किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है पार्लियामेंट के, ठीक है? इट शुड बी साइन्ड बाय 1/4 मेंबर ऑफ हाउस। जिस भी हाउस में साइन हो रहा है, उसके 1/4 मेंबर को वो जो बिल है उनकी इम्पीचमेंट का, वो साइन करना पड़ेगा। तभी वो आगे चल के अप्लाई होगा। एंड 14 दिन का उन्हें नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है? ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, 3 चीज़ एक्चुअली, कि किसी भी हाउस में हो सकता है, ईदर हाउस, ठीक है? 1/4 मेंबर साइन करने चाहिए एंड 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा उन्हें, ठीक है? इम्पीचमेंट रेज़ोल्यूशन पास्ड बाय 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है? उस हाउस के 2/3 लोग अगर अ, उसको पास कर देते हैं रेज़ोल्यूशन को, तो काम हो जाएगा। इम्पीचमेंट इज़ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, ठीक है? अब नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट। ध्यान रखना कि दोनों हाउस के इलेक्शन के टाइम पे तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स काम कर रहे थे, लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम पे तुमने ये चीज़ देखी भी होगी कि साथ देने की बारी है तो कम लोग साथ देते हैं, लेकिन जैसे टांग खींचने की बारी है तो बहुत सारे लोग ना खींचते हैं। तो वही बात है, इम्पीचमेंट के टाइम पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूटी डू नॉट पार्टिसिपेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तुम्हें शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वैकेंसीज की बात करते हैं यार। वैकेंसी कैन अकर इन फॉलोइंग वेज। पहला, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। दूसरा, रेजिग्नेशन। तीसरा, रिमूवल इम्पीचमेंट, ठीक है? अगर टेन्योर खत्म हो गया 5 साल का तो गए, रिजाइन कर देंगे तो भी गए, इम्पीचमेंट हो जाएगा तो भी गए, अगर डेथ होगी तो भी जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज एग्जाम्पल, डिस्क्वालीफाइड और इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है? एकदम पढ़ लेना। सो अभी हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है? तो चलो तुम्हें एक खाली स्लाइड पे दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बात करेंगे जुडिशियल पावर के बारे में, ठीक है? क्या दिक्कत है इसकी? जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर्स में क्या होगा? सीजीआई को अपॉइंट करेंगे, ठीक है? और बाकी जजेस को भी अपॉइंट करेंगे। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, ठीक है? ये होगी इनकी जुडिशियल पावर। दे कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? इनके पास कुछ पार्डनिंग पावर्स भी होती हैं। पार्डनिंग पावर्स, और ये बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहली होती है पार्डन। पार्डन पार्डन तो आना ही चाहिए। पार्डन में आती है तुम्हारी सेंटेंस प्लस कन्विक्शन बोथ रिमूव्ड, यानी कि सारा कुछ हटा सकता है वो, मतलब जो प्रेसिडेंट हमारा है ना, वो पूरा का पूरा सेंटेंस उसका माफ कर देगा। ठीक है, मतलब उस पर कुछ भी वो नहीं रहेगा। वो होता है पार्डनिंग पावर। ठीक है, उसके बाद आती है तुम्हारी कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन में हम बात करते हैं डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को अगर तुम घटा के लाइफ सेंटेंस में कर दो, यानी बेसिकली कम्यूटेशन का मतलब है कि जो नेचर है ना, नेचर चेंज कर देना, नेचर को चेंज कर देना, कम कर देना नेचर को। पूरी सजा माफ नहीं करी, बस नेचर को कम कर दिया उसको। ठीक है, जैसे कि डेथ सेंटेंस को अगर उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, ठीक है, वो हो जाएगा कम्यूटेशन। फिर बात आती है रेमिशन की। रेमिशन रेमिशन के अंदर देखो नेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। टाइम पीरियड रिड्यूस, नेचर चेंज नहीं होता इसके अंदर। देन हम बात करते हैं रेस्पाइट। ठीक है, रेस्पाइट। अच्छा, रेस्पाइट क्या है कि लेसर सेंटेंस मिलेगा कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, स्पेशल केसेस, लेसर सेंटेंस। ठीक है, जैसे कोई फीमेल है, अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उस चक्कर में उनको थोड़ा सा सेंटेंस को कम कर दिया। देन तुम्हारी लास्ट जो पार्टिंग पावर आती है वो होती है रिप्रीव की। रिप्रीव, रिप्राइव, कुछ भी बोल लो उसको तुम। ठीक है, रिप्राइव ये होती है स्टे कर देना थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा टेम्पररी पीरियड। जैसे अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी एक्सीडेंट हो गया ले जाने में ही, है ना, तुम समझ रहे हो, मेडिकल कंडीशन की वजह से, किसी और कंडीशन की वजह से स्टे लगा देना, स्टे फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड। ये होती है उसकी पार्टनिंग पावर। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव पावर्स देखो, इसके अंदर समन आएगी, समन कर सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। प्रोरोगेशन आएगी, ठीक है, ये होते क्या, सारी चीजें बताऊंगा तुम्हें, पार्लियामेंट से पढ़ाऊंगा। देन ये एड्रेस कर सकते हैं दोनों हाउसेज को हर साल, कर सकते हैं, करते ही हैं। देन आएगी अपॉइंटमेंट्स। कोई भी अपॉइंटमेंट अगर करेंगे पार्लियामेंट के अंदर तो यही करते हैं, किसी को अपॉइंट करना होगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स में अगेन अपॉइंटमेंट भी एग्जीक्यूटिव पावर में ही आएगा। लेजिस्लेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि अगेन लेजिस्लेटिव के अंदर भी अपॉइंटमेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी आएगा अपॉइंटमेंट। ठीक है, अच्छा, ये किसी भी एरिया को, शेड्यूल एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, शेड्यूल एरिया डिक्लेयर, डिक्लेरेशन। ठीक है, टू एनी एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है इनकी। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 8, 8 नहीं, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 371 जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो इस चीज़ की नीड पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अभी हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स की। ये बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर में क्या होगा कि कंटिजेंसी जो फंड होता है ना, कंटिजेंसी फंड, जो इमरजेंसी फंड होता है इंडिया का, कंटिजेंसी फंड, इसको फुल कंट्रोल होता है इनका। ठीक है, नॉट फुल कंट्रोल बट इसके ऊपर कंट्रोल होता है। कंटिजेंसी फंड होता क्या है तुम्हारा, ये इमरजेंसी फंड होता है तुम्हारा, क्योंकि जो कोई भी कोई आपदा आ गई है, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो उसके लिए क्या है कि तुम्हें बिल पास ना करना पड़े पैसे निकालने के लिए, इसलिए कंटिजेंसी फंड बना होता है। ठीक है, ओके। फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करते हैं, कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, एवरी 5 ईयर। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर्स की यार। तो ये डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर, डिक्लेयर वॉर, ठीक से।
डिक्लेयर वॉर एंड पीस, बट हाँ याद रखना ऑन एडवाइस, इस चीज को याद रखना। ठीक है, बेसिकली इनका तो यूज हो रहा है कहीं ना कहीं कि एक इंसान हमें आके प्रेजेंट कर दे, रिप्रेजेंट कर दे हमारे फैसलों को। तो इसलिए प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट किस बेसिस पे वॉर डिक्लेयर करेंगे? वॉर डिक्लेयर करना है पूरी तुम्हारे पूरे तुम्हारे पार्लियामेंट को, पूरी एग्जीक्यूटिव को, इनको तो ही शुड बी दैट वन पर्सन जो आके सबके सामने बोले। तो ये डिक्लेयर करते हैं वॉर एंड पीस। ठीक है, अपॉइंट्स करते हैं चीफ्स को, अपॉइंट्स चीफ्स ऑफ डिफेंस, चीफ्स। ठीक है, सारे जो चीफ्स होंगे अपने, उनको ही अपॉइंट करते हैं। अब इनकी बात करेंगे मेरा डिप्लोमेटिक पावर की, डिप्लोमेटिक पावर्स। ये सबके तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे माइंड मैप के साथ में, है ना, बट तुम समझ लो एक बार। डिप्लोमेटिक पावर में क्या होगा कि अप्रूव करेंगे ट्रीटीज को, अप्रूवल ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है, ऑन दी एडवाइस, अगेन ये भी एडवाइस पे होगा यार, क्योंकि खुद किस बेसिस पे करेंगे। देन ये बेसिकली तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, जैसा मैंने तुम्हें बताया था अभी, ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। अगर मेजोरिटी नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी, इन एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी, ये किसी को भी पीएम अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंट्स पीएम। ध्यान रखना, अगर कोई इलेक्शन नहीं जीता मेजोरिटी से, सो ही कैन अपॉइंट द पीएम। ये होती है इनकी डिस्क्रिशनरी पावर, सबसे स्पेशल पावर होती है इनकी ये। अच्छा, वीटो पावर क्या होती है एक बार ये भी बता देता हूँ। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, एक होती है पॉकेट वीटो, ये सस्पेंसिव वीटो। एब्सोल्यूट वीटो के अंदर व्हेन प्रेसिडेंट विदहोल्ड इट हिज एसेंट टू बिल पास बाय पार्लियामेंट, दैट बिल एंड्स एंड डज नॉट बिकम एक्ट। अगर एब्सोल्यूट वीटो लगा दी तो वो जो बिल है ना कभी एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, यानी खत्म। और ये दो केसेस में एक्सरसाइज होता है यूजुअली। एक गवर्नमेंट बिल होगा, ठीक है, जब कैबिनेट रिजाइन कर देती है। सेकेंडली प्राइवेट मेंबर्स बिल। ठीक है, पॉकेट वीटो क्या होगा कि उसने उनको उन्होंने क्या किया, बेसिकली उसको पॉज पे डाल दिया है ना, पॉकेट पे रख लिया उसको। ठीक है, तो वो होल्ड पे चला गया। सस्पेंसिव वीटो, प्रेसिडेंट यूजेस दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन, दैट्स कॉल्ड द सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, बाकी तुम इसे पढ़ लेना। हाँ, पार्टनर पावर पढ़ा दिया मैंने, ऑर्डिनेंस पावर पढ़ा दिया मैंने, ये डिटेल में पढ़ लेना एक बार। अब बात करते हैं तुम्हारी पार्लियामेंट के बारे में। वेरी ब्रॉड टॉपिक यार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट का आर्टिकल कौन सा। पार्लियामेंट का आर्टिकल होता है, वन सेकेंड, पार्लियामेंट का आर्टिकल होता है 79 एंड इट गोज ऑल द वे टू 122। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज लेजिस्लेचर? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो लॉ बनाते हैं, जो लॉ मेकिंग के अंदर आते हैं, वो होता है लेजिस्लेचर। ठीक है, हम देखते हैं यूनियन लेजिस्लेचर को। तो यूनियन लेजिस्लेचर हमारा जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसको हम बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर। ये यूके से आया, ध्यान रखना, वेस्ट मिनिस्टर्स मॉडल, ये यूके से आया है। और वेस्ट मिनिस्टर इज एक्चुअली अ प्लेस इन लंदन, प्लेस इन लंदन। ठीक है, जब हम बात देखते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है, तीन चीजें इसके अंदर होती हैं, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा एंड योर प्रेसिडेंट। ठीक है जी, लोकसभा का आर्टिकल होता है 81, राज्यसभा का होता है 80 एंड प्रेसिडेंट का होता है एज वी ऑल नो 52। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की यार। ठीक है, ये सारा मैं खुद से पढ़ाऊंगा, देन तुम्हें मैं मैप से दे दूंगा ताकि तुम्हें याद करने में थोड़ा इजी हो जाए। लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है, जैसे तुम सब जानते हो। लोअर हाउस सिर्फ ऑन पेपर है, एक्चुअली में सबसे ज्यादा पावर इसी के पास होती है, लोअर हाउस। ठीक है, बिकॉज इट इज सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, यानी कि डिसॉल्व हो जाता है हर 5 साल में। ठीक है, इस वजह से इसको लोअर हाउस बोलते हैं, अदरवाइज इट हैज वे मोर पावर देन राज्यसभा। ठीक है,
सबसे पहली बार जब कंस्टिट्यूट हुआ था, कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952, ठीक है। एंड फर्स्ट जो तुम्हारे जनरल इलेक्शन हुए थे ना यार, वो हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से 21 फेब 1952, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लोकसभा का बेसिक इंट्रोडक्शन। टोटल सीट्स कितनी है? नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स है टोटल। कैपेसिटी जो है ना यार, यहाँ कंफ्यूज हो जाता है लोग, थोड़ा ध्यान से सुनना। कैपेसिटी है 552 की, ठीक है। ये अपर लिमिट है, यानी अलाउड लिमिट है, ये अलाउड अपर लिमिट। ये अलाउड अपर लिमिट है। करेंटली कितने हैं? अभी जो हमारे एमपीज होते हैं वो होते हैं 545, ठीक है। एमपीज होते हैं मतलब कि अभी जिन पे बेसिकली इलेक्शन होता है, जिन जितनी तुम्हारी सीट्स निकाली जाती हैं। ऑक्यूपाइड कितनी है? 543। दो कहाँ की बताता हूँ। स्टेट्स 530, यूटीज 20, ठीक है। ये सारी की सारी ऑक्यूपाइड है, ऑल ऑक्यूपाइड। यहाँ सिर्फ 13 ऑक्यूपाइड है, ठीक है। एंग्लो इंडियंस क्या करते हैं? एंग्लो इंडियंस, ठीक है। इनके लिए 2 सीट्स रखी गई हैं, दोनों ही एम्प्टी हैं, ठीक है। ओके। वोटिंग एज, वोटिंग एज क्या होनी चाहिए? तो मैं सारी चीजें बता दूंगा, ध्यान से सुनते जाओ। वोटिंग एज 61st अमेंडमेंट एक्ट से पहले तो 21 थी, देखो पहले थी 21, फिर इसको चेंज करके 18 कर दिया गया। किसको द्वारा चेंज किया गया? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जी सीट्स की, ठीक है। सीट्स का ऐसा है कि जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उस स्टेट में इतनी सीट होनी चाहिए ताकि ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा एमपीज हों हमारे पास, है ना। सो 1 in 10 lakhs मिनिमम, ये मिनिमम है। एंड 1 in 20 lakhs ये मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन भी है इसमें एक। स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 60 लाख से कम है, ठीक है, उनको इसमें नहीं रखा गया, क्योंकि सोच के देखो तुम, किसी की पॉपुलेशन का 40 लाख है, तो क्या सिर्फ वहां पे 4 ही एमपी होने चाहिए या 2 ही एमपी होने चाहिए? है ना, ऐसा नहीं है। तो जिनकी पॉपुलेशन 60 लाख से ऊपर है, जैसे यूपी है, एमपी है, राजस्थान है ना, बाकी जितने भी हैं, उन पे ये नियम अप्लाई होगा। अब बात होती है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, ये आर्टिकल 330 में आता है, ध्यान रखना इस चीज को। अरे यार, इस चीज का ना तुम नोट्स बना लो, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल मैं एज अ बोर्ड यूज कर रहा हूँ, इसके तुम नोट्स बना लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी नोट्स मत देना, क्योंकि मैंने दे दूंगा ना, तो उसमें सारी चीजें रहेंगी, बस तुम थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, ताकि अगर जब तुम सुन लोगे फिर तुम पढ़ लोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एस की जो सीट है ना 84 वो रिजर्व है, एस की 47 रिजर्व है, ठीक है। अच्छा, टेन्योर सबको पता है, टेन्योर 5 साल का होता है, 5 years, है ना। 5 years कब से काउंट होगा? आफ्टर फर्स्ट मीटिंग इन नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस क्यों बोल रहा हूँ? अगर इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगी है फॉर एग्जांपल, नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है, तो 1 ईयर का एक्सटेंशन, 1 ईयर एक्सटेंशन एट अ टाइम, 1 ईयर एक्सटेंशन एट अ टाइम का मतलब है कि तुम एक साथ 2 बार एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर तुमने 1 साल का एक्सटेंशन लगाया है ना, फिर भी चीजें नॉर्मल नहीं हो, तब आगे की चीजें देखी जाएंगी, लेकिन तुम एक साथ ऐसे 2-3 साल का एक्सटेंशन नहीं कर सकते हो, सिर्फ 1 ईयर एक्सटेंशन एट अ टाइम, है ना। अच्छा, इलेक्शन जो है नेशनल इमरजेंसी एंड होने के 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स एंडिंग बिफोर नहीं, 6 मंथ्स एंडिंग आफ्टर, विद इन 6 मंथ्स, आई शुड रादर से 1 सेकेंड, विद इन 6 मंथ्स ऑफ एंडिंग द इमरजेंसी, तुम्हारे इलेक्शंस हो जाने चाहिए। इलेक्शंस मस्ट बी कंडक्टेड, ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं, चलो।
क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आर्टिकल 84 में इसकी बता रखा है आर्टिकल 84 के अंदर, है ना? तो क्वालिफिकेशन एक तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए और एज होनी चाहिए 25 ईयर्स, ठीक है? ये तुम्हारे एक एमपी की क्वालिफिकेशन है, सोच लो। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है मेंबर्स की? डिस्क्वालिफिकेशन ये कैसे हो सकती है? अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे, है ना? ध्यान रखना इस चीज़ को, होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई और जॉब कर रहा है गवर्नमेंट के अंदर ही, होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, पागल हो जाए, है ना? सेंसेस में ना रहे, बैंकरप्ट हो जाए, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं इसको, बैंकरप्ट हो जाए, या फॉरेन सिटीजनशिप ले ले। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर कोई इसको समझ सकता है कि ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे तो कोई इंसान अगर दिवालिया है, दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट, तो उसको कैसे तुम अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकते हो जो तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा, है ना? फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर कर ले, क्या हो गया इसको? हाँ, ठीक है? या कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है, डिस्क्वालिफाइड, वन सेकंड, डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना के उसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है, कोई एक लॉ बना के, ठीक है? एंड यस, इन सच केसेस, इन सच केसेस प्रेसिडेंट्स डिसीजन इज फाइनल, प्रेसिडेंट्स डिसीजन इज फाइनल, रिमेंबर दिस, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं तुम्हारे स्पीकर की, ठीक है? स्पीकर सर की, स्पीकर साहब की, तुम्हारे की, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है जी? आर्टिकल, एक सेकेंड, आर्टिकल जो है इनका वो है 93, पूछता नहीं है फिर भी बता दे रहा हूँ, है ना? इनका जो मेन काम है ना वो है यार, इनके वन सेकेंड, मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम। ये क्या हो रहा है? काफी ज्यादा हीटअप हो रहा है। खैर, मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम, सबसे जो मेन काम है स्पीकर का वो ये है, वो कोई ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं देते हैं, है ना? ये इंटरप्रेटर है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन लोकसभा। इंटरप्रेटर मतलब बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या लोकसभा के अंदर, यही उनको इंटरप्रेट करता है। अच्छा, ये ना किसी किसी कमेटीज के चेयरमैन भी होते हैं ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली ये चेयरमैन बन जाता है किसी किसी उसके, जिसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि ऑलरेडी उनको किसी एक कुर्सी के साथ तो दूसरी कुर्सी मिल जाना, तो स्पीकर और लोकसभा होने के साथ साथ उनको दूसरी चेयरमैनशिप भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं तुम्हारे नीति आयोग के, तो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो साथ के साथ मिल जाए, ठीक है जी? अच्छा, अब ये किस किस होते हैं? ये होते हैं बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टिल बता देता हूँ, बताइए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है? उसके बाद होता है जनरल पर्पज कमेटी, ये होता है रूल्स कमेटी, ठीक है? अच्छा, ये क्या है कि योर लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं, वो लाइक ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ लीडर ऑफ हाउस। अगर लीडर कौन होता है उसका, जो भी तुम्हारा लीडर ऑफ हाउस है, वो अगर कोई डायरेक्शन देता है कि नहीं जी हमें एक सीक्रेट सिटिंग करनी है ना, विद सिलेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, चाहे वो अपोजिशन के लीडर के साथ में, उसके एमपी के साथ में करना चाहे, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये कौन अलाउ करता है? ये कहते हैं तुम्हारे स्पीकर साहब अलाउ, अलाउ सीक्रेट मीटिंग, ठीक है? पावर्स देख लेते थोड़ी इनकी,
पावर से होता है, ठीक है। पावर से क्या होती है, ये जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है, ठीक है। प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग, ठीक है। अच्छा, कास्टिंग वोट देते हैं, ये कास्टिंग वोट क्या होती है बताता हूँ अभी। कास्टिंग वोट होती है कि फॉर एग्जांपल 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट है, किसी बिल पे जो है वोटिंग हो रही है, 50-50 हो चुका है, अब ये अपनी वोटिंग देंगे, तो जिस तरफ भी वोटिंग दे देंगे वही मेजोरिटी में आ जाएगी वो, एंड वो बिल पास इधर होगा और नहीं होगा। कास्टिंग वोट होती है जब मामला टाई हो जाए, इट्स लाइक अ सुपर ओवर। कास्ट इनकी वोट पहले काउंट कभी नहीं होगी, पहले ये वोट डालेंगे भी नहीं। अगर पहले ही फैसला आ जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 101 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, 51 एंड 50 से आ जा रहा है, तो फिर नहीं करेंगे ये, ठीक है। यानी कि ये मेन डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगे, लेकिन कास्टिंग वोट जब मैच टाई हो जाएगा तभी सुपर ओवर की तरह आएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, डिसाइड करते हैं। एडजर्नमेंट ऑफ सिटिंग, एडजर्नमेंट क्या है, सिटिंग को रोक देना या खत्म कर देना उस टाइम पे, एडजर्नमेंट, एडजर्न कर देता है। आपने सुना होगा कोर्ट में बोलता है, कोर्ट में जो आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं, जजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, द मीटिंग इज एडजर्न्ड और द कोर्ट इज एडजर्न, एडजर्न मतलब उसको खत्म कर देना, मीटिंग को उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर सिटिंग को खत्म कर देना, सो एडजर्नमेंट करता है, एंड एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। अब बात करते हैं तुम्हारे डिप्टी स्पीकर के बारे में। डिप्टी स्पीकर, तो डिप्टी स्पीकर क्या है, रिजाइन करते हैं स्पीकर को, और स्पीकर जो है वो रिजाइन करते हैं डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर रिजाइन, डिप्टी स्पीकर आपस में खेलते रहते हैं। स्पीकर साहब ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं, डिसाइड्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, एक टर्म आता है तुम्हारा प्रो टाइम स्पीकर, एक चीज बता दूं तुमको, जब स्पीकर साहब नहीं होंगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डिप्टी स्पीकर साहब ही होंगे जो तुम्हारी जो मीटिंग हो रही होगी उसको विदहोल्ड, उस पे प्रिसाइड करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे। बट अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो तुम्हारे प्रेसिडेंट जो होंगे वो किसी भी एमपी को प्रेसिडेंट स्पीकर बना देंगे उस मीटिंग के लिए, ठीक है, उस सेटिंग के लिए बेसिकली। अब बताइए प्रो टाइम स्पीकर, यार ये टेम्पररी स्पीकर होते हैं, टेम्पररी स्पीकर, है ना, किसके लिए, फॉर द फर्स्ट मीटिंग्स, फॉर द फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स, जब तक तुम्हारा स्पीकर जो है वो कोई डिसाइड नहीं हुआ है, तो एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, एक टेम्पररी स्पीकर बनाया जाएगा, किसके द्वारा, तुम्हारे प्रेसिडेंट के थ्रू, क्या, ताकि वो उस मीटिंग को प्रिसाइड कर सके। चल, लोकसभा हो चुकी है, अब चलते हैं राज्यसभा, ठीक है। एक सेकंड, इसको रेड कलर से लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसका, इसको आप अपर हाउस बोलते हो, क्योंकि इसका कोई डिसोल्यूशन नहीं होता है, नो डिसोल्यूशन, ठीक है। इसके इलेक्शंस होते हैं आपके इनडायरेक्ट, इलेक्शंस होते हैं आपके इनडायरेक्ट, है ना। और करता कौन है, किसके द्वारा वोट डाली जाती है, वो होती है एमएलएज, माई लिख रहा हूं मैं, बाई एमएलएज, ध्यान रखना इस चीज को। इसके जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं तुम्हारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, फोर्थ शेड्यूल में आता है, आती है मतलब, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स की जब बात करें, मैक्सिमम जो भी डिसाइडेड है दैट इज 250, है ना। 12 नॉमिनेटेड होंगी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के थ्रू, एंड 238 स्टेट्स की होंगी। फिलहाल में कितनी सीट है प्रेजेंट में, 245, स्टेट्स की कितनी है,
229, यूटीज की 4 एंड नॉमिनेटेड हैं 12। अभी जो 12 जो नॉमिनेट होते हैं, ये जो नॉमिनेट हो रहे हैं, ये किस बेसिस पे नॉमिनेट हो रहे हैं? ये होते हैं नॉमिनेट तुम्हारे आर्ट, साइंस, लिटरेचर, एंड सोशल सर्विसेज। तुमने देखा होगा काफी सारे एक्टर्स तुमको उसमें मिल जाएंगे राज्यसभा में, तुम्हें क्रिकेटर्स मिल जाएंगे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर रह चुके हैं, जया बच्चन रह चुकी हैं, ठीक है, वो इधर से आती हैं प्रेजेंटेशन, है ना, ध्यान रखना इस चीज को। 1 सेकेंड। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये होता है तुम्हारा राज्यसभा के अंदर, ठीक है। होता किसके थ्रू है? बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक वोटिंग मेथड है, बाय सिंगल, याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग कौन कौन करता है इसके अंदर? ओनली लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे मैंने तो बताया था कि MLAs करते हैं, दैट्स इट, नो MLCs, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करेगी, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबलीज करेंगी, ठीक है। क्या रिलेक्ट किए जा सकते हैं? यस, बिल्कुल री इलेक्ट किए जा सकते हैं, री इलेक्टेड, यस, दे कैन बी री इलेक्टेड। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर एज की बात करें तो 30 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। तो तुम लोकसभा की बात करते हो तो लोकसभा की एज कितनी थी? 25, इसकी एज होती है 30। चलो अब देख लेते हैं तुम्हारा लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना। पहला आता है तुम्हारा लीडर ऑफ हाउस। तो लीडर ऑफ हाउस हमारे PM होते हैं, इस चीज को याद रखना, PM इज द लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा। और राज्यसभा के अंदर भी वही नॉमिनेट करते हैं कि कौन लीडर ऑफ हाउस होगा, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन, यार अपोजिशन का सिंपल मतलब है कि अगर तुम्हारी जो पार्टी है उसको 1/10 अगर टोटल स्ट्रेंथ की वोट मिली है तभी बन पाएगा। जैसे कि हमारे पास अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, इस बार हमारे पास अपोजिशन है मिस्टर राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन वही है, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक इंसान एटलीस्ट ऐसा हो कि जो दूसरे नंबर पे है एंड वो तुम्हें लगातार क्रिटिसाइज करता ही रहेगा, सो वो बहुत जरूरी है ना। ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव PM, ऐसा कुछ है नहीं, ऑन पेपर तुम बोल सकते हो उसको, इट जस्ट कि वो तुम्हारे गवर्नमेंट के हर क्वेश्चन को, हर उसको बिल को, हर डिसीजन को क्वेश्चन करेगा कि ऐसा क्यों है ना। तो ये बहुत जरूरी है एक डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। विप क्या होता है यार? विप होता है, ये एक अनऑफिशियल कह सकते हो कि एक डायरेक्शन होता है जो एक पार्टी देती है अपने मेंबर्स को कि तुम्हें पार्लियामेंट के अंदर कैसे बिहेव करना है, तुम्हें आना है, नहीं आना है, किसको वोट करना है, अगेंस्ट वोट करना है ना। तो वो होता है एक विप। अब बात करते हैं सेशंस की। समनिंग क्या होता है? समनिंग होता है बुलाना, प्रेसिडेंट करते हैं, है ना, जो मीटिंग बुलाते हैं प्रेसिडेंट करते हैं वो। देन एडजर्नमेंट साइन डाई, एडजर्नमेंट होता है टर्मिनेट करना, एडजर्नमेंट साइन डाई होता है टर्मिनेट करना इंडेफिनिट पीरियड के लिए। एडजर्नमेंट जैसे मैंने बताया कि टर्मिनेट करना, सस्पेंड करना, और टर्मिनेट करता कौन है? वो करते हैं तुम्हारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं तुम्हारे? ये प्रोसीडिंग लिखा हुआ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर तुम्हारे होते हैं लोकसभा के अंदर तुम्हारे स्पीकर साहब होंगे, राज्यसभा के अंदर तुम्हारे होंगे ये चेयरमैन साहब। चेयरमैन कौन होते हैं इसके राज्यसभा के? वो होते हैं तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, लेम डक सेशन क्या होता है? लास्ट सेशन होता है ना, और क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या है, देखो, अगर बिल पेंडिंग है लोकसभा में वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया बट पेंडिंग है राज्यसभा में, वो भी लैप्स हो जाएगा। अगर नॉट पास्ड बाय 2 हाउसेज एंड होल्ड फॉर जॉइंट सिटिंग, तो वो लैप्स नहीं होगा अगर वो होल्ड पे है, ठीक है। पेंडिंग इन राज्यसभा, इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना, ये टेबल को, है ना, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। डिसोल्यूशन बता चुका हूँ। प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन होता है कि तुम सेशन को एज वेल एज सिटिंग को टर्मिनेट कर दो, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं हमारे। अच्छा, डिवाइसेस देख लेते हैं। क्वेश्चन आवर, व्हाट इज क्वेश्चन आवर? सबसे पहला घंटा जो होगा वो होगा तुम्हारा क्वेश्चन आवर। इसमें 3 होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं यार वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए उनका ना ओरल आंसर चाहिए तुमको, ठीक है। ओरल आंसर यानी कि मौखिक आंसर, मुंह से बोल के आंसर चाहिए उनका, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मुंह से बोल के आंसर चाहिए तो तुम उनका सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि मुंह से बोल रहे हो तो तुरंत तुरंत तुम्हें क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रीन कलर में लिखे होते हैं, ग्रीन। अनस्टार्ट क्वेश्चंस रिटन आंसर चाहिए इनका, एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉलो नहीं कर सकते हैं, और ये व्हाइट कलर में लिखे होते हैं। 1 सेकंड, व्हाइट,
ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। एक शॉर्ट नोटिस पे 10 दिन के अंदर-अंदर इनका नोटिस दिया था, 10 दिन के लिए, है ना? 10 दिन से कम का इनफैक्ट। और इसके भी ओरल आंसर्स होते हैं, उसमें जो कलर होता है, जिस कलर में लिखे होते हैं, वो होते हैं लाइट पिंक, ठीक है? 0 आवर क्या होता है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लो कि जो एजेंडा है और जो क्वेश्चन आ रहा है, उसके बीच का जो गैप है, उसको 0 आवर बोलते हो। 0 आवर बोलते हैं हम, ठीक है? बाकी ये उतने इंपॉर्टेंस के नहीं है। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो यार इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एडजर्नमेंट मोशन, थोड़ा बहुत नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, ये 3 चीज़ें हैं। एडजर्नमेंट मोशन क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकसभा के अंदर होता है एंड इट इज़ टू ब्रिंग अटेंशन ऑन डेफिनिट मैटर। जो भी पब्लिक मैटर होगा, उसमें एडजर्नमेंट होता है बुलाना बेसिकली। तो एडजर्नमेंट मोशन होता है कि तुम्हारी अटेंशन को लेना किसी पब्लिक मैटर के ऊपर। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन यार कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, ठीक है? एंड नॉट वन सिंगल मिनिस्टर। और हमेशा ओनली वन से सेशन होगा। एक बार ही एक सेशन के अंदर ये होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन स्टिल रिजेक्ट द मोशन। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मोशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, बट वो यूजुअली करेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लूज़ हो जाएगा लोगों का, ठीक है? इसके लिए ग्राउंड्स क्या-क्या चाहिए? कोई ग्राउंड नहीं चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है अपोज़िशन पार्टी को इनके बीच आपस में नहीं बन रही है, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, तो बस उन्हें 50 वोट्स चाहिए और वो एडॉप्ट कर देंगे उस चीज़ को, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बिल। 2 टॉपिक बिल होता है यार, एक होता है पब्लिक बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल होगा जो एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, प्राइवेट बिल होगा जो कि कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर देगा अदर देन योर मिनिस्टर। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, वो अगर कोई पॉलिसी लेके आएँगी, ठीक है? क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनका जो बिल होगा, वो हम पब्लिक बिल के अंदर वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? ओके, 7 दिन का नोटिस रिक्वायर होता है। यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, रिफ्लेक्ट्स स्टैंड ऑफ अपोज़िशन। अगर अपोज़िशन कोई भी एक बिल लेके आ रहा है, तो वो दिखाता है कि अपोज़िशन भी कोई स्टैंड ले रहा है। 1 मंथ का नोटिस रिक्वायर होता है एंड इसका रिजेक्शन का कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर रिजेक्शन हुआ, तो तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी इम्प्लीकेशन हो सकती है कि तुम्हारी ही सरकार मेजॉरिटी में स्टिल तुम्हारा बिल रिजेक्ट हो रहा है ना? तुम्हारा ही लीडर जो स्पीकर है वो भी तुम्हारा ही है। तुम्हारी सरकार मेजॉरिटी में है, ये रिजेक्ट कैसे हो सकता है? तो इसका रिजेक्शन होना दैट शोज़ कि काफ़ी बड़ी दिक्कत, तो इट मे लीड टू रेजिग्नेशन। अब हम पढ़ लेते हैं यार तुम्हारा मनी बिल, फाइनेंस बिल, अमेंडमेंट बिल्स एंड बाकी सारे, ठीक है? तो मनी बिल क्या है? आर्टिकल 110 में आएगा, ठीक है? एंड ध्यान रखना सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर का उस पे क्या काम क्या है? स्पीकर डिसाइड करते हैं, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि स्पीकर ही डिसाइड करेंगे कि वो बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। इंट्रोड्यूस कहाँ होगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकसभा के अंदर। मनी बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल होता है, बहुत ही पावरफुल बिल होता है और लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है इस बिल को लेके। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नीडेड है टू इंट्रोड्यूस। अगर प्रेसिडेंट ने रिकमेंड ही नहीं किया है, तो वो बिल मनी बिल कंसिडर भी नहीं किया जाएगा, ठीक है? अच्छा, क्या ये अमेंड किया जा सकता है? नहीं। ये राज्यसभा के अंदर बिल्कुल भी अमेंड नहीं किया जाएगा, राज्यसभा के अंदर बता रहा हूँ मैं। ठीक है? प्रेसिडेंट की पावर है, इधर एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, बट लौटा नहीं सकते, क्यों? लौटा कैसे सकते हैं? अगर तुम्हारी रिकमेंडेशन पे आ रहा है, तुम लौटा कैसे सकते हो? या तो रिजेक्ट कर दो कि सही नहीं लगा मुझे, है ना? ये एक्सेप्ट कर लो, लौटा नहीं सकते हो तुम। जॉइंट सिटिंग नो, क्योंकि लोकसभा के पास ही तो पूरी पावर है, तो जॉइंट सिटिंग का भी कोई प्रावधान नहीं है। फाइनेंशियल बिल 2 होते हैं यार, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। 1 आता है तुम्हारा 117 के क्लॉज़ 1 में और फाइनेंशियल बिल 2 आता है 117 के क्लॉज़ 3 में। सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर नॉट रिक्वायर्ड, इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो फाइनेंशियल बिल जो 1 है ना यार, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है मनी बिल से, तो ये भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन ये दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है? अच्छा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है, अगेन प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है ना, वो रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी मनी बिल जैसा हो गया। अच्छा, क्या ये राज्यसभा में अमेंड हो सकता है? यस, इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड। यहाँ पे ये मनी बिल से अलग हो जाता है, इस पॉइंट को याद रखना, बाकी ये भी सेम है। प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं? यस, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न, है ना? दोनों में। जॉइंट सिटिंग? यस, प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। सो ये जो 3 चीज़ें हैं, ठीक है? ये 3 चीज़ें इसकी मनी बिल की तरह हैं, बाकी नहीं है, ठीक है? ओके। हाँ, तो ये तुम पढ़ लेना पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये कौन-कौन सी कंट्री में होता है, क्या सीन है इसका, ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये कमिटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटी, एड हॉक कमेटी, है ना? ये भी पढ़ लेना। ओके, पंचायती राज। अब हम बात करते हैं पंचायती राज। तो एक थी तुम्हारी बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है? उसने रिकमेंडेशन दी थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइज़ किया जाना चाहिए, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर में पावर ना रहे।
पावर थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज की जाए स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना, लोकल लेवल पे। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये चीज सजेस्ट करी थी, जिसको हम विच केम टू बी नोन एज पंचायती राज, है ना। रिकमेंडेशंस मेड बाय इट वर ये तुम पढ़ लेना जितने रिकमेंडेशंस है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तुमको ये सारी चीजें दे दूंगा, पढ़ लेना। देन केम योर अशोक मेहता कमेटी, मेन रिकमेंडेशंस टू स्ट्रेंथन एंड रिवाइव पंचायत वर्क। तुम्हारा 3 टियर होना चाहिए सिस्टम, 2 टियर नहीं होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी के अंदर 2 टियर था, लेकिन अशोक मेहता कमेटी के अंदर तुम्हारा 3 टियर सिस्टम आया, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 3 टियर सिस्टम कौन लेके आया? अशोक मेहता कमेटी। अच्छा, पंचायती राज शुड हैव कंपल्सरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, ये भी उन्होंने बताया था। देयर मस्ट बी रेगुलर सोशल ऑडिट, ये भी उन्होंने बताया था। काफी सारी चीजें उन्होंने बताई थी, इस चीज को तुम ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया था पंचायती राज, है ना, ये तुम्हें पता ही है। इसके फीचर्स क्या क्या है ये सारे तुम पढ़ लेना यार। आर्टिकल 243 से 243 ओ में ये बात करता है। सारे आर्टिकल तो पढ़ने नीड नहीं, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, 10 दिन में तुम वो चीज नहीं कर सकते हो। शेड्यूल्स, शेड्यूल्स देखो, पहला शेड्यूल है यूनिट्स टेरिटरीज, दूसरा अलाउंसेस, तीसरा ओथ एंड अफर्मेशन, है ना, कि ओथ जब दिलाते हैं तो कौन सा शेड्यूल के अंदर वो आती है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में तुम्हें बताया था राज्यसभा के टाइम पे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सेम 6 में भी यही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड ATMM। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करता है, स्पेशली असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। देन ये तुम्हारे सारे हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से वो मैंने आगे लगा रखे हैं। इंपॉर्टेंट है तुम्हारा 5th, 6th एंड 8th। तो 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, इनके बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। एप्लीकेबिलिटी किस किस में है? 5th शेड्यूल में जहां पे भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट तुम्हें मिलेगी, शेड्यूल एरिया जहां पे भी तुम्हें मिलेगा वहां पे एप्लीकेबल होगा। ये तुम्हारे स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, पढ़ लेना, ठीक है। यानी कि बेसिकली कोई भी स्टेट आ सकता है अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि उनके अंदर 6th शेड्यूल लागू है। ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। डिक्लेरेशन कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ये इंक्रीज कर सकते हैं एरिया को, डिक्रीज कर सकते हैं, बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं, है ना, गवर्नर से तुम्हारा कंसल्ट करके। वहीं पे 6th शेड्यूल स्पेशली गवर्नर के द्वारा होगा, एम्पावर टू ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। 6th शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स का होती है, जहां पे वो खुद का शासन कर सकते हैं, खुद की गवर्नमेंट चला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 5th शेड्यूल में वो नहीं है। 6th शेड्यूल में तुम आगे देखो, एग्जीक्यूटिव पावर्स में देखो, स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड्स टू दोज एरियाज, ठीक है। सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट्स। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। इनको स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, शेड्यूल एरियाज को, शेड्यूल ट्राइब्स को, बस इतना कह रहा है। वहीं पे इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाएंगे, यानी कि खुद की सरकार चला सकते हैं, बेसिकली खुद के डिसीजंस ले सकते हैं, खुद के कोर्ट्स बना सकते हैं, खुद के जहाँ पे वो फैसले ले सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये अंदर है 5th और 6th शेड्यूल में, ठीक है। बाकी तुम ये पढ़ लेना और इसमें क्या दे रखा है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यार, आर्टिकल 371, ठीक है क्या आर्टिकल 371 यार? इट प्रोवाइड्स स्पेशल पावर्स और प्रोटेक्शन टू स्पेसिफिक स्टेट्स, कहीं ना कहीं सेम ही है ना, 5th एंड 6th शेड्यूल के। इट हेल्प्स इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, protects local culture, land and traditions, ensures fair opportunities in jobs and education। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जो भी आएगा बहुत ही जनरल आएगा। इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। ये स्टेट वाइज टेबल है। आर्टिकल 371A नागालैंड, आर्टिकल 371B बात करता है असम की, 371C बात करता है मणिपुर की, डी बात करता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की। ऐसे तुम्हें सारे याद कर लेना है, ठीक है, कर लेना ध्यान से, क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की। आर्टिकल 371, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल अप्लाइज टू स्पेसिफिक स्टेट्स। यहाँ पे बात हो रही है जहाँ पे भी ट्राइबल एरिया होगा, और ये बात हो रही है ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, स्पेशली तुम्हारे वो 4 स्टेट्स। टाइप, स्पेशल प्रोविजंस, यहाँ पे तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया जाएगा, बट यहाँ पे तुम्हें पूरा ऑटोनोमस गवर्नेंस दी जाएगी, ठीक है। पावर लेवल, ये तुम्हें इसको ऐसा समझ सकते हो कि बहुत हल्का पावर होता है, यहाँ गवर्नर कंट्रोल होता है, ये सेल्फ रूल है, ध्यान रखना इस चीज को, ये सेल्फ रूल है। ये गवर्नर कंट्रोल है बट ये सेल्फ रूल है। सबसे ज्यादा पावर 6th शेड्यूल पे होती है। लद्दाख ने कुछ टाइम पहले 6th शेड्यूल की बात करी थी, तो अगर तुम्हें याद हो तो। सेम और डिफरेंट, देखो ये हर स्टेट के लिए अलग हो सकता है, ये सेम होता है और ये सेम होता है। अब बात करते हैं तुम्हारे शेड्यूल 8th की, जिसके अंदर तुम्हारी आती है भाषाएं, लैंग्वेज। देखो तुम्हारी 14 ओरिजिनल लैंग्वेजेस थी, है ना, कौन कौन सी थी? असमीज, 1 सेकेंड, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, उड़िया, मराठी, संस्कृत, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड उर्दू।
ये तुम्हारी 14 थी जो कि ओरिजिनली थी, ठीक है। उसके बाद में अभी तुम्हारी 22 हो चुकी है। 22 कैसे हो गई? 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिंधी आई, उसको ऐड किया गया। देन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 4 हो गई टोटल, 14 4 18। अब तुम्हारी 4 और आएंगी। ये तुम प्लीज ध्यान रखना कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उनको लाया गया था। देन तुम्हारी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सेंथली, ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी। इस तरीके से तुम्हारी अब 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश कभी 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं रही है, ध्यान रखना। और कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है किसी भी लैंग्वेज का कि वो 8th शेड्यूल में कैसे होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए 2 कमिटीज हैं, 2 क्या, एक ही कमेटी, अशोक पहवा कमेटी एंड ये क्या, सीताकांत मोहपुत्रा कमेटी, है ना। ये ही सजेशंस देती हैं क्राइटेरियाज को लेकर, इस शेड्यूल को लेकर, 8th शेड्यूल में। अच्छा, एक और चीज, एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेप्ट पाली एंड प्राकृत, ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सारी की सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस तुम्हें 8th शेड्यूल में मिल जाएंगी एक्सेप्ट पाली एंड प्राकृत, ठीक है। आर्टिकल 351 मैंडेट्स प्रमोटिंग हिंदी एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर। ध्यान रखना, आर्टिकल 351 हिंदी को प्रमोट करता है टू बी द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सब तुम पढ़ लेना, इसके क्या फायदे क्या क्या है, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल, ये सब तुम पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, अब आते हैं तुम्हारे इमरजेंसी पे। इमरजेंसी का सिंपल पर्पस है टू सेफगार्ड सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352, 4 जोड़ दो 356, 4 जोड़ दो 360, बहुत ईजी है। देखो, नेशनल इमरजेंसी लगती है ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये टर्म्स याद रखने हैं, ध्यान रखना, मैं हटा देता हूँ इसके ऊपर से मार्किंग। ये टर्म्स ही याद रखने हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। वॉर हो जाए, बाहर का कोई एग्रेशन हो, या अंदर के ही लोग आर्म्स उठा ले, आर्म्स मतलब हथियार उठा लिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस एज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इवन बिफोर वॉर, है ना। प्रेसिडेंट इससे भी पहले डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। एंड ये करी भी जा चुकी है पहले। अब बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी के बारे में। ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो चुकी है तो उसमें स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाएगी। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, नो मैटर किसकी गवर्नमेंट है, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो कि हमारे देश में एक भी बार नहीं लगी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड इट इज ड्यू टू फाइनेंशियल थ्रेट, और हमारे देश में आज तक एक बार नहीं लगी है, वेरी गुड। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन की, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें सारा कुछ बताया था, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, ठीक है, वॉर हो गया, एक्सटर्नल थ्रेट्स हो गया, ये सारी चीजें तुम पढ़ लेना, ये केसेस हैं, ये अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, है ना, ये सारी चीजें तो पढ़ लेना नेशनल इमरजेंसी की। देन यू हैव अगेन नेशनल इमरजेंसी, है ना, ये पढ़ लेना, सारी चीजें बता चुका हूँ। स्टेट इमरजेंसी, ये पढ़ लेना सारी चीजें ध्यान से, अगर पढ़नी है तो। फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो यार, ये थी तुम्हारी क्लास, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी भी खींचना पड़ा है। जितनी भी चीज़ें दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ पढ़ लेना, प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चंस को लगा लेना, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करनी है, अच्छे से करना एग्जाम।